हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा जो क्लास 12th है उसका चैप्टर 1 फ्लेमिंगो बुक से पढ़ा था, द लास्ट लेसन। तो आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन वे में हम समझेंगे। उसके की पॉइंट्स को मैंने पिक्चराइज किया है ताकि आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो आई होप ये पसंद आएगा आपको कंटेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। यानी कौन सी चीज़ थी जो फ्रांज ने नोटिस की जो कि अनयूजुअल थी, यानी असामान्य सी थी उस दिन स्कूल में। ठीक है, तो फ्रांज नोटिस्ड डैट, यानी फ्रांज ने ये नोटिस किया कि भैया देयर वाज कंप्लीट साइलेंस इन द स्कूल। यानी स्कूल जो था उसमें बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं आ रहा था, यानी कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं आ रही थी। तो देयर वॉज नो साउंड ऑफ, यानी अब देखो साइलेंस था तो वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं था। तो जनरली अपन स्कूल में देखते हैं कि भाई जो बेंचेस वगैरह होती हैं, डेस्क वगैरह, उनकी आवाज़ रहती है, टीचर्स के रूलर की आवाज़ रहती है, इसके अलावा बच्चों के लेसन को रिपीट करने की आवाज़ रहती है। तो इन सब की आवाज़ नहीं थी। तो देयर वॉज नो साउंड ऑफ डेस्क और ऑफ स्टूडेंट्स रिपीटिंग लेसन्स और ऑफ टीचर्स रूलर। यानी ना तो वहाँ पर ये जो डेस्क थी उनके खिसकाने की आवाज़ थी, ठीक है, और ना ही बच्चों के जो रिपीटेशन की, लेसन के रिपीटेशन की आवाज़ थी, ठीक है, और ना ही टीचर के रूलर, यानी वो जो स्टिक रहती है जिससे बजाकर बच्चों को शांत कराया जाता है, उसकी आवाज़ थी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये। अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल डैट डे। यानी उस दिन फ्रांच को स्कूल में क्या प्रिपेयर, यानी क्या तैयार करके ले जाने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो फ्रांच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। तो यानी उसको क्या कहा गया था कि पार्टिसिपल्स के यूज को पढ़कर आए डैट डे, यानी उस दिन। ठीक है, बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट, यानी एम हैमिल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम, यानी वो उनसे क्वेश्चन करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, यानी उन पार्टिसिपल्स के ऊपर वो उनसे क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन करने का बोला था उन्होंने कि आप लोग क्या करो कि पार्टिसिपल्स के ऊपर लेसन को पढ़कर आए। ठीक है, ठीक है, ग्रामर का एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल, इंग्लिश में भी होता है, फ्रेंच लैंग्वेज के भी पार्टिसिपल्स हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यानी जो बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड भी बोल सकते हैं, उस पर क्या लगा हुआ था, किस प्रकार का नोटिस लगा हुआ था। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो ऑर्डर था बर्लिन से वो लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड पर। इट्स सेड डेट, जिसमें लिखा हुआ था, ये जो बता रहा था कि ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट, यानी जो सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही अब से पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। यानी जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट थी एल्सेस एंड लॉरेन, उन दोनों में केवल और केवल अब से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, यानी ओनली जर्मन वुड बी टॉट। ठीक है, What change did the order from Berlin cause in the school that day? यानी जो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन था उसकी वजह से क्या चेंजेस आए स्कूल के अंदर। ठीक है, तो देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द स्कूल। यानी ये जो स्कूल था उसमें पूरी तरीके से एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था, यानी कंप्लीट साइलेंस था। ठीक है, और एम हेमल बोर हिज बेस्ट क्लोथ, यानी एम हेमल ने अपने बेस्ट क्लोथ्स पहने हुए थे। एम हेमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स, यानी अपने स्टूडेंट्स के प्रति वो ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए थे। ठीक है, थोड़े ज़्यादा संवेदनशील हो गए थे। द ओल्ड ब्लेजर्स वर सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी जो बूढ़े जो ब्लेजर्स थे, यानी एवरीवन वॉज सैड, यानी जो जो बुजुर्ग ब्लेजर्स थे वो क्लासरूम में बैठे हुए थे और हर कोई बहुत ही ज़्यादा क्या था, सैड था, यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। तो जो जो चेंजेस आए थे उस ऑर्डर की वजह से वो क्या क्या थे, एक तो पहले पूरा का पूरा साइलेंस था, कंप्लीट साइलेंस था पूरे स्कूल में। ठीक है, एम हेमल ने अपने बेस्ट क्लोथ्स पहने हुए थे, वो ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए थे अपने स्टूडेंट्स के लिए।
और जो ब्लेजर्स थे वो सबके सब क्या बैठे हुए थे, क्लास के अंदर बैठे हुए थे, और हर कोई कैसा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, यानी सैड था। ठीक है, तो ये विजुअलाइज आप दिमाग में करोगे और थोड़ा सा आपको लिखना आता है अच्छे से, तो आप बना पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, यानी फ्रांस की जो फीलिंग्स थी या फिर जो रवैया था उसका, या भावनाएं थी किसके प्रति, एम हैमल और स्कूल के प्रति किस प्रकार चेंज हो गई। ठीक है, और या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डिड फ्रांस फील, यानी फ्रांस को कैसा लगा जब एम हैमल ने कहा कि इट वॉज दियर लास्ट डे एट स्कूल, यानी ये उनका क्या है, आखिरी दिन है स्कूल में। इस कर लेना इसको डियर की जगह। तो देखिए, फ्रांस वॉज सॉरी यानी फ्रांस को बुरा लग रहा था फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, यानी फ्रांस को बुरा लग रहा था अपने लेसन्स को प्रॉपरली ना सीखने के लिए या ना तैयार करने के लिए। हिज बुक्स नाउ सीम्ड हिज फ्रेंड्स, यानी अब जो किताबें पहले उसको बोझ लगा करती थी, अब वो उसको अपने दोस्तों की तरह लगने लगी थी। ठीक है, ही डिड नॉट हेट स्कूल, ठीक है, वो अब स्कूल को बिल्कुल भी नफरत नहीं करता था। ठीक है, इसके आगे आप एनी मोर और लगा लेना, यानी अब वो और ज़्यादा अब स्कूल से नफरत नहीं करता था, या फिर उसको बुरा स्कूल में जाने पर नहीं लग रहा था। ठीक है, इसके अलावा ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज टीचर एम हैमिल, यानी वो अपने टीचर एम हैमिल के लिए बहुत बुरा लगता है उसको। ही फॉरगोट अबाउट ऑल हिज बैड बिहेव, ठीक है, वो उसके बैड बिहेवियर के बारे में सब कुछ भूल चुका था। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें उसकी जो फीलिंग्स थी उसमें चेंज हुआ था कि पहली बात तो उसको बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील हो रहा था, यानी बुरा लग रहा था किसके लिए, अपने लेसन्स को प्रॉपरली ना सीखने के लिए। ठीक है, और उसको इस चीज़ का पछतावा हो रहा था। उसकी जो बुक्स थी वो अब उसको लगने लगी थी, हिज बुक्स सीम्ड हिज फ्रेंड्स, यानी अब उसको अपनी दोस्त लगने लगी थी। ठीक है, और जो खड़ूस टाइप के टीचर जो उनको वो मानता था एम हैमिल को, तो उनके लिए अब उसको बहुत बुरा लग रहा था, यानी उनके लिए भी वो बुरा फील कर रहा था। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोला है कि द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस दियर लैंग्वेज इज टू देम, यानी जो एकदम से जो लोग बाग हैं उनको रियलाइज हो जाता है कि उनकी जो भाषा है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। वॉट शोज दिस, यानी ये क्या बात बताता है, और वाई डज दिस हैपन, यानी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि जनरली लाइफ में भी अप्लाई होता है कि भाई एकदम से हमें किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा समझ में आने लगती है क्योंकि वो अब हमारे पास नहीं रहने वाली होती है, पता चलता है कि अब वो आगे हमारे पास नहीं रहेगी। तो एम हैमिल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड ब्लेजर्स दैट, यानी जो गांव के लोग थे और स्टूडेंट्स थे उनको एम हैमिल बताते हैं कि फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी अल्सेस एंड लॉरेन के जो स्कूल है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब कल से क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। दे वुड नाइदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट फ्रेंच, ना तो वो पढ़ाई कर पाएंगे कभी भी फ्रेंच की, और ना ही वो कभी उस फ्रेंच भाषा को लिख पाएंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा की, कैसे, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा स्पष्ट और सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा के रूप में। In the story, M. Hamill says people realize the importance of somebody or something, यानी इस स्टोरी में एम हैमिल कहते हैं कि लोगों को किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी पर्सन का महत्व तब समझ में आता है इन दियर लाइफ्स, यानी अपने जीवन में, वेरी ऑफन यानी अक्सर, ठीक है, व्हेन इट इज़ लॉस्ट टू देम, यानी जब वो उनके पास नहीं रहती है या फिर वो उसको खो देते हैं तभी उसका महत्व समझ में आता है।
सिमिलरली इट वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी इसी तरह से जो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन था, डेट मेड पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दियर लैंग्वेज फॉर देम, यानी इसने उनकी भाषा के महत्व को रियलाइज कराया लोगों को कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी लैंग्वेज। ये ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन के कारण ही ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि उन्होंने ये कहा था कि एकदम से लोगों को वैल्यू ज़्यादा समझ में आने लगती है किसी भी चीज़ की, वो कब होता है, जब वो उसको खोने वाले होते हैं या जब वो उनके पास नहीं रहती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड एम हैमिल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास, यानी जो कौन सी इंफॉर्मेशन यानी जानकारी एम हैमिल ने दी थी किसको, चिल्ड्रन इन हिज क्लास, यानी अपने क्लास में बच्चों को। तो क्या बोला था भैया, एम हैमिल सेड डैट, यानी एम हैमिल ने कहा था कि एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, यानी एक जो ऑर्डर आया है बर्लिन से वो लगा हुआ है नोटिस बोर्ड पर। इट्स सैड दैट, यानी ये बताता है कि ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी केवल और केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी अब से अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में। ठीक है, अ न्यू टीचर वॉज कमिंग नेक्स्ट डे टू टीच दैम, यानी जो एक नया टीचर है वो आ रहे हैं अगले दिन उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अपन को कौन से की पॉइंट्स याद रखना है इसमें कि भैया एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है कि ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी कहाँ पर, अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। जो एक नए टीचर हैं वो कब से आएंगे, कल से आएंगे, यानी नेक्स्ट डे से आएंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, विजुअलाइज और की पॉइंट्स को याद रखें ताकि जल्दी से याद भी रहें और लंबे टाइम तक आप उसको दिमाग में रख सकें। ठीक है, वाई डिड वाई डिड हॉजर एंड अदर ब्लेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन, या जो हॉजर और जो अन्य ब्लेजर्स थे वो क्यों आए थे इस लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए। तो देखें, दे केम टू थैंक एम हैमिल, यानी वो आए थे थैंक करने यानी शुक्रिया अदा करने एम हैमिल का फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी उनकी 40 साल की एकदम निष्ठावान सेवा के लिए। ठीक है, निष्ठावान जो सर्विस थी उन्होंने 40 साल पढ़ा के जो दी थी उसको धन्यवाद करने के लिए वो लोग आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ वॉज एम हैमिल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल, यानी एम हैमिल जो थे उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस किया हुआ था अपने आप को उनके आखिरी दिन पर स्कूल थे। ठीक है, तो ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ, ही की जगह आप एम हैमिल भी लगा सकते हो, यानी उन्होंने अपने सबसे अच्छे वाले जो क्लोथ्स थे वो पहने हुए थे, बढ़िया वाले एकदम बन टन के बाबू वाले। ठीक है, ही बोर, यानी उन्होंने पहने थे, क्या क्या पहना हुआ था, अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी एक सुंदर सा हरे रंग का कोट, अ फ्रिल्ड शर्ट, यानी एक झालरदार शर्ट, एंड अ ब्लैक सिल्क कैप। ठीक है, यानी एक सिल्क की ब्लैक कैप पहनी हुई थी। तो देखो, उन्होंने ये एक ग्रीन कोट पहना हुआ था, ये जो झालरदार शर्ट पहनी हुई थी और एक ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ये बात तो आपको याद रखना है। तो उन्होंने अपने बेस्ट क्लोथ्स पहने हुए थे, एक उनकी फ्रिल्ड शर्ट थी, ग्रीन कोट था और ब्लैक सिल्क कैप थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को लास्ट डे ड्रेस किया। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि व्हाट हैपन्स, अगले क्वेश्चन में, व्हाट हैपन व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जब चर्च की घंटी में 12 बजे तो क्या हुआ भैया। तो व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जब 12 बजे चर्च की घंटी में द साउंड्स ऑफ प्रेयर्स एंड ट्रम्पेट्स ऑफ प्रसियन सोल्जर्स वर हर्ड, यानी जो प्रेयर का साउंड था और जो प्रसियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स यानी जो बाजे वगैरह होते हैं उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी, यानी बर हर्ड यानी उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। एम हैमिल स्टूड अप टू से समथिंग, यानी एम हैमिल खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, बट ही कुड नॉट स्पीक, पर वो कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था कि जैसे ही चर्च की क्लॉक में 12 बजे, ठीक है, 12 बजे चर्च की घंटी में 12 बजे, ठीक है, 12 बजे 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 12 बजे
जो साउंड्स ऑफ प्रेयर थे वो उनको सुनाई देने लगा, ट्रम्पेट्स ऑफ प्रसियन सोल्जर्स थे वो उनको सुनाई देने लगा। वो खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, यानी स्टूड अप टू से समथिंग, यानी खड़े हुए कुछ कहने के लिए, बट कुड नॉट स्पीक, यानी पर वो कुछ भी बोल नहीं पाए। ठीक है, तो अपन ने स्टोरी में जैसा पढ़ा था वो कुछ नहीं बोल पाए, बस उन्होंने धीरे से चौक से लिख दिया था वीव ला फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, व्हाट डिड एम हैमिल टेल द स्टूडेंट अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हैमिल जो थे उन्होंने बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया। ठीक है, एम हैमिल सेड दैट, यानी एम हैमिल ने कहा कि द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सुंदर। ठीक है, द क्लियरेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा तार्किक भाषाओं में भाषा है। ठीक है, ही सैड दैट दे मस्ट गार्ड इट, यानी उसकी रक्षा करनी चाहिए उनको, या उसको संरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी और उसको कभी भी बुलाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है मोस्ट ब्यूटीफुल है, द क्लियरेस्ट है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है किसकी, वर्ल्ड की। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा इसको गार्ड करना चाहिए, यानी बचा के रखना है, और इसको कभी भी भुलाना नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ क्या बताती है कि भैया उनको फ्रेंच लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा गर्व था, है ना, और वो अपना ट्रीजर मानते थे। ट्रेजर मतलब क्या होता है, खजाना, या उनकी संपत्ति बोल सकते हैं, है ना, अमूल्य खजाना बोल सकते हैं। ठीक है, तो द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रांच फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल, एंड टीचर ने फ्रांच को उसके लेट आने के लिए डांटा नहीं, ऐसा क्यों, वाई वाई वाई, काइको काइको काइको। ठीक है, तो देखिए, एम हैमिल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रांच फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल, यानी एम हैमिल ने बिल्कुल भी नहीं डांटा फ्रांच को उसके स्कूल लेट आने के लिए, बिकॉज इट वॉज, यानी क्योंकि ये था एम हैमिल्स लास्ट डे एट स्कूल, यानी एम हैमिल का आखिरी दिन था उस स्कूल में, इसलिए उन्होंने उसको बिल्कुल नहीं डांटा। अब आखिरी दिन डांट के भी क्या कर लेंगे, है ना, जो तो नाश हो जा रहा हो, धुआं आगो लगाओ। ठीक है, अब देखिए क्या बोला उनने कि वो वैसे लेट था, है ना, और से डर लग रहा था कि वो डांट पड़ेगी उसको, लेकिन एम एम एल उसको डांटते नहीं है क्योंकि उनका लास्ट डे होता है स्कूल। और वो ये कहते हैं कि भैया ये जो स्कूल का लास्ट दिन है उसको क्यों ना मेमोरेबल बनाया जाए, यानी उसको हमेशा के लिए यादगार बनाया जाए, यानी रिमेंबर हमेशा रखें लोग बाग। ये वाला क्वेश्चन देखें, वॉट डिड फ्रांच सी, यानी फ्रांच ने क्या देखा वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या देखा, जब अपन ने स्टोरी सुनी थी तो उसमें सब चीज़ें जानी थी, तो अब वही अपन को इसमें लिखना है। ही शॉ दैट, यानी उसने ये देखा कि द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यानी जो प्रसियन सोल्जर्स हैं वो एक ओपन फील्ड में क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे थे। ही ऑल्सो सॉ अ क्राउड, यानी उसने साथ ही साथ देखा क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड एट टाउन हॉल, यानी जब वो टाउन हॉल पहुंचता है तो उसने क्या देखा, एक क्राउड देखा, यानी काफ़ी सारी भीड़ लगी देखी, किस पर, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने। और दूसरा, ये जो प्रसियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे एक खुले से मैदान में, यानी क्या कर रहे थे, वो अभ्यास कर रहे थे। तो ये देखकर छोटे बच्चे जैसे होते हैं कि अगर आर्मी वगैरह देख लें या सेना वगैरह देख लें तो उन्हें देख कर बड़ा मज़ा आता है, तो ये सब देखकर वो उसका मन कर रहा था कि स्कूल ना जाएं, इस सबको देखते रहें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम एम एल, तो हमें भैया क्या करना है, कैरेक्टर खराब करना है, यानी चरित्र खराब करना है, किसका, एम एम एल का, सॉरी जोक्स अपार्ट, कि हमें एम एम एल के चरित्र के बारे में बताना है भैया। तो कैसे थे भैया एम एम एल, खड़ूस थे, खड़ूस नहीं कहेंगे, अच्छे टीचर थे। ठीक है, तो एम हेमिल वॉज अ फ्रेंच टीचर, ही सर्व्ड एट अ स्कूल इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, यानी एम हेमल एक फ्रेंच की लैंग्वेज के टीचर थे। ठीक है, यानी एक फ्रांसीसी शिक्षक थे। ही सर्व्ड एट अ स्कूल इन फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, यानी उन्होंने अल्सैस एंड लॉरेन के जो स्कूल था उसमें उन्होंने वो क्या करते थे, पढ़ाते थे, यानी वो अपनी सेवाएं देते थे।
फॉर 40 ईयर्स, यानी उन्होंने काम किया था या अपनी सेवाएं दी थी लगभग 40 साल तक इस फ्रेंच की जो डिस्ट्रिक्ट थी अल्सेस एंड लॉरेन वहाँ पर, ठीक है। ही वॉज अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट टीचर, यानी वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर टीचर थे, अपने काम को लेकर सिंसियर थे और एक ईमानदार शिक्षक थे। ऐसे नहीं कि जो आजकल के हमारे गवर्नमेंट स्कूल के मार साहब होते हैं, ठीक है, मास्टर ने क्या कर रही हैं, स्वेटर बुन रही हैं और मार साहब अपने पुड़िया दबा के थूक रहे हैं उधर कोने पे बतिया रहे हैं, ठीक है। तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बट ऑल्सो ही हैड अ सॉफ्टर साइड, यानी वो वैसे तो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे क्योंकि रहना पड़ता है टीचर को, नहीं तो सर पे बैठ जाते हैं बच्चे, ठीक है। और उनका एक सॉफ्टर साइड भी था, यानी उनका एक थोड़ा सा सॉफ्ट साइड भी था, है ना, कोमल पहलू बोल सकते हैं, ठीक है, कोमल कोमल कोमल, ठीक, ज़्यादा भावनाओं में ना वहीं, ठीक है। ही वॉज वरिड फॉर हिज स्टूडेंट, यानी वो अपने स्टूडेंट्स के लिए वरिड थे। ही लव्ड फ्रांस एंड फ्रेंच लैंग्वेज, यानी वो प्यार करते थे फ्रांस से और फ्रेंच लैंग्वेज से। तो अपन को क्या पॉइंट याद रखना है कि पहली बात तो वो एक फ्रेंच टीचर थे और उन्होंने 40 साल तक अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में काम किया था। वो एक सिंसियर और एक ऑनेस्ट टीचर थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट थे पर अपने स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से वरिड रहते थे, ठीक है। और अपनी जो लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज थी और जो अपना देश था फ्रांस, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये खास बात थी किसकी, एम हैमेल के चरित्र की। अब जरा इसको देखते हैं। अब किसका चरित्र खराब करेंगे हम, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांज। तो किसका चरित्र खराब कर देंगे हम, फ्रांज का। तो फ्रांज वॉज अ यंग बॉय, ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अल्सेस ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस जो है वो क्या था भैया, एक छोटा लड़का है जो कि रहता है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट अल्सेस में, यानी अल्सास डिस्ट्रिक्ट में, जो कि फ्रांस की अल्सास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ही वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, यानी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको क्या करना, स्कूल जाना, ठीक है। ही लाइक्ड आउटडोर एक्टिविटीज़, यानी जो भी घर के बाहर मतलब जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, खेलना कूदना उछलना चलना, नेचर के साथ टाइम व्यतीत करना, ये सब उसको पसंद है, ठीक है। ही वॉज नॉट गुड एट फ्रेंच, यानी उसको ज़्यादा अच्छे से फ्रेंच भी नहीं आती थी, ठीक है। ही वॉज स्केर्ड ऑफ एम हैमल, यानी वो थोड़ा सा एम हैमल के स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से उनको से डरता है। पर क्या होता है कि लास्ट में क्या करता है कि वो भैया ही फेल्ट सॉरी फॉर एम हैमल, यानी उसको एम हैमल के लिए लास्ट में बुरा लगता है। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज बैड बिहेवियर, यानी भूल जाता है क्या उनके सारे के सारे जो बैड बिहेवियर था, यानी ये थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर था उस सबके बारे में। तो क्या चीज़ें हैं हमारे फ्रांस के कैरेक्टर की, लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अल्सैस ऑफ फ्रांस, यानी रहता है अल्सैस डिस्ट्रिक्ट में फ्रांस की, ठीक है। एक गरीब परिवार से है, यानी फ्रॉम अ पुअर फैमिली। लाइक्ड आउटडोर एक्टिविटीज़, यानी वो पसंद करता है क्या, आउटडोर एक्टिविटीज़ को। वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं आती है उसको, अच्छे से नहीं आती है फ्रेंच, ठीक है। वो डरता है एम एम एल के स्ट्रिक्ट नेचर से, ठीक है। और लास्ट में उसको क्या करता है, बुरा लगता है, फेल्ट सॉरी फॉर एम एम एल, और वो भूल जाता है ऑल अबाउट हिज बैड बिहेवियर, यानी उनके पूरे स्ट्रिक्ट नेचर के बारे में। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ये की पॉइंट्स पकड़ के रखना क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। अब देखिए, हाउ डिड एम हैमिल पे ट्रिब्यूट टू हिज टू द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को किस प्रकार उन्होंने ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि या आदरांजलि बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि श्रद्धांजलि ज़्यादातर अपन लोग जिनका अंत होने वाला था उनको देते हैं, ठीक है। हाउ डिड एम हैमिल डिस्प्ले हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस प्रकार उन्होंने प्रदर्शित किया अपने लव को, किसके लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर कि एम हैमिल पेड ट्रिब्यूट या डिस्प्लेड हिज लव, यानी या तो ट्रिब्यूट पे किया ऐसा लिखना है या फिर डिस्प्लेड हिज लव, दो में से एक चीज लिखना है इतने पार्ट में से, समझ गए। यानी या तो उन्होंने अपना ट्रिब्यूट पे किया या फिर उन्होंने अपना लव प्रदर्शित किया, दोनों में से एक तरीके से लिख सकते हो आप। टू द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे भैया, बाय राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, क्या लिखा था ब्लैक बोर्ड पर, वीव ला फ्रांस,
विव ला फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की जय हो या फ्रांस अमर रहे, ठीक है। तो विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे इसका मतलब होता है। अब क्या करते हैं वो दूसरा काम, ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी उन्होंने पहना था अपना सुंदर सा एकदम कतई जहर वाला क्या ग्रीन कोट। हिज फ्रिल्ड शर्ट, यानी झालरदार ये जो शर्ट है वो, ठीक है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी ये जो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी ये भी पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, यानी ये सारे के सारे उन पर सुशोभित हो रहे थे, यानी बहुत अच्छे लग रहे थे, ठीक है भैया। रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड विव ला फ्रांस, ये चीज़ कही थी उन्होंने, ठीक है, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। उन्होंने पुट ऑन किया था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो ये कुछ की पॉइंट्स याद रखोगे तो आप इजीली इस आंसर को भी लिख पाओगे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, इस प्रश्न को देख के प्रसन्न हो जाओगे आप। देखें इसको कि हु वॉज एम हैमिल, यानी एम हैमिल कौन थे। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है जो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ जाता है। एम हैमिल वॉज अ फ्रेंच टीचर, यानी एम हैमिल एक फ्रेंच के टीचर थे। ही हैड 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस, यानी अल्सास के स्कूल में उनने 40 साल की एक सेवा दी थी, ठीक है। तो व्हाट सॉरी व्हाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांस, यानी जो फ्रांस था उसको जो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन था वो एक कंप्लीट शॉक क्यों था उसको, यानी एकदम से झटका क्यों था। थंडर क्लैप मतलब बिजली का झटका बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्रांस था उसके लिए जो ऑर्डर आया था बर्लिन से वो एक तरीके से कंप्लीट शॉक क्यों था, ऐसा क्यों था, थंडर क्लैप की तरह क्यों था। तो देखिए द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांस, यानी फ्रांस जो था उसने उसको थंडर क्लैप कहा क्योंकि इट वॉज अ कंप्लीट शॉक फॉर हिम, यानी ये पूरी तरीके से उसके लिए शॉक था, एकदम उसके लिए सदमा देने वाली चीज थी, ठीक है। ही हैड नेवर थॉट दैट, यानी उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ही वुड बी डिप्राइव्ड, यानी उसको वांछित रख दिया जाएगा। वंचित रखना मतलब उस चीज़ से रोक दिया जाएगा, डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा ऑफ द राइट ऑफ, यानी लर्निंग हिज नेटिव लैंग्वेज, यानी उसको वंचित कर दिया जाएगा, यानी उसको रोक दिया जाएगा उसके अपनी मातृभाषा को, उसके अपनी मातृभाषा को सीखने के अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा था, इसलिए उसे ये एक तरीके से कंप्लीट शॉक यानी थंडर क्लैप यानी बिजली के झटके की तरह लगा ये ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो जो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन था एक कंप्लीट शॉक था उसके लिए, एकदम शॉक्ड हो गया वो, ठीक है। और उसको डिप्राइव्ड यानी वंचित कर दिया गया द राइट ऑफ लर्निंग इस नेटिव लैंग्वेज, यानी अपनी मातृभाषा को सीखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, बाय द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, यानी आपको ये जो स्टोरी है इसके टाइटल द लास्ट लेसन को क्या करना है, जस्टिफाई करना है, यानी इसकी सार्थकता को सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए द लास्ट लेसन रेफर्स टू द लेसन टॉट बाय एम हैमिल हु वाज टू लीव द नेक्स्ट डे, यानी जो लास्ट लेसन था वो उस लेसन को रेफर कर जो एम हैमिल के द्वारा पढ़ाया गया था, ठीक है, टॉट बाय एम हैमिल हु वाज टू लीव द नेक्स्ट डे, यानी जो अगले दिन जाने वाले थे, बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसकी वजह से, विच स्टेटेड दैट, यानी जो ये बताता था या जो उसमें जो लिखा था कि ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स, यानी जो केवल जर्मन है वो पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को इन द स्कूल्स ऑफ फ्रांस सॉरी अल्सैस एंड लॉरेन, ठीक है। तो जो फ्रेंच की फ्रांस डिस्ट्रिक्ट अल्सैस एंड लॉरेन थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये उसको ऑर्डर आया था बर्लिन से, ठीक है। तो द स्टोरी डिस्क्राइब्स द एपिसोड्स, यानी ये जो स्टोरी है वो डिस्क्राइब करती है उस समय के एपिसोड्स को ड्यूरिंग एम हैमिल्स लास्ट लेसन, यानी जो एम हैमिल का लास्ट लेसन था उस समय के कुछ एपिसोड्स। देयरफॉर द टाइटल द लास्ट लेसन इज अप्रोप्रिएट, यानी इसलिए ये जो लास्ट लेसन टाइटल था वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, यानी बहुत ही ज़्यादा सही था इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो द स्टोरी इन ब्रीफ अगर हम बताएं तो भैया ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन आया था जो कि बोलता था कि सिर्फ और सिर्फ
जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी अल्सेशन लॉरेन में, ठीक है। एम हेमल का लास्ट लेसन था ये फ्रेंच के ऊपर, ठीक है। फ्रांज को रियलाइज़ होता है कि अपनी भाषा के महत्व के बारे में, और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है उसके पुराने बिहेवियर को लेकर, लैंग्वेज सीखने को लेकर, ठीक है। एम हेमल एंड्स द लेसन विथ वीव ला फ्रांस, यानी वीव ला फ्रांस बोलकर वो क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो ये एक तरीके से स्टोरी जो मैंने पढ़ाई थी उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम हेमल का आखिरी दिन था उस दिन स्कूल में। आफ्टर दिस फ्रेंच वुड बी नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेशन लॉरेन, यानी इसके बाद जो है जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब और ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल्स ऑफ अल्सेशन लॉरेन में। द स्टोरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स दिस फाइनल लेसन्स एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी जो स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब करती है ब्यूटीफुली, यानी बहुत सुंदरता से डिस्क्राइब करती है फाइनल लेसन और उसके इम्पैक्ट के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखो, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन ऑफ अल्फोंस डॉडेट हैज़ बीन सेट, यानी जो ये जो स्टोरी थी वो किस बैकग्राउंड पर सेट थी। द लास्ट लेसन जो स्टोरी थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी, अल्फोंस डॉडेट के द्वारा, हैज़ बीन सेट यानी ये किस टाइम की बात चल रही है, ठीक है। तो द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैंको प्रसियन वॉर ऑफ 1870 और 71। तो 1870 और 71 यानी 1870 और 71 की फ्रैंको प्रसियन वॉर पर ये सेट है, ये इसका जो बैकग्राउंड है स्टोरी का, पृष्ठभूमि जो है, ठीक है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, यानी ये जो स्टोरी है वो कहाँ पर घटित होती है, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थी अल्सैस एंड लॉरेन यहाँ पर होती है, ठीक है। विच हैव फॉलन इनटू प्रसियन हैंड्स, यानी ये सब की सब ये जो डिस्ट्रिक्ट थी वो प्रसिया के हाथों में चली जाती है, यानी वो फ्रांस जो है वो डिफीट हो जाता है, यानी हार जाता है उसमें, ठीक है। द नैरेटिव एक्सप्लोर्स द इफेक्ट्स ऑफ कल्चरल सब्जुगेशन ड्यूरिंग अ वॉर टाइम, तो यानी ये जो कहानी है वो ये बताती है कि जो कल्चरल सब्जुगेशन है यानी सांस्कृतिक दमन जो वॉर के टाइम पर होता है उसका जो प्रभाव यानी इफेक्ट होता है उसके बारे में ये बताती है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड था इसका, ठीक है, सैड सा थोड़ी, ओके, फ्रैंको प्रसियन वॉर के टाइम पर, ठीक है। तो दला आप लोग, व्हाट थिंग्स टेम्पटेड फ्रांच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल डैट मॉर्निंग, यानी कौन सी चीज़ थी जो फ्रांच को टेम्प्ट यानी मजबूर कर रही थी कि भैया वो इस दिन स्कूल ना जाए, यानी ललचा रही थी, ऐसा भी कह सकते हैं टेम्पटेड का मतलब, ठीक है। पहली बात तो भाई साहब बंदा क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो फ्रांच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल डैट मॉर्निंग, यानी उस समय पहले से ही वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो वो सोचा था अब तो जाए ही ना, जैसे बच्चे करते हैं ना जनरली, कि अरे मम्मी अब तो आदत बदल गई ना, अब तो मैं लेट हो जाऊंगा, अब नहीं जाऊँ, ठीक है। तो ये नहीं करते, इसकी वजह से एक तो उसका मन कर रहा था, ठीक है। फिर एम हैमिल वॉज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स, यानी एम हैमिल जो थे क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के ऊपर, एंड फ्रांच न्यू नथिंग एंड फियर्ड स्कॉल्डिंग, यानी जो फ्रांच था वो उसको उसको बिल्कुल भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था वो किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में। बिसाइड्स प्लीसेंट वेदर, यानी इसके अतिरिक्त क्या था भैया, प्लीसेंट सनी वेदर था जो एकदम सुहाना मौसम, ठीक है। और सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, यानी जो पक्षी चहचहा रहे थे यानी गा रहे थे। एंड साइट ऑफ मार्चिंग प्रसियन सोल्जर्स, यानी जो प्रसियन सोल्जर्स थे उनकी जो ड्रिलिंग और जो मार्चिंग थी उसको देखना, ठीक है, उसका जो दृश्य था। ऑल्सो टेम्पटेड हिम, यानी इस चीज़ ने भी उसको ललचाया या उस चीज़ के लिए उसको वो मजबूर हो रहा था कि भाई ऐसा ना किया जा रही है, उस बात से वो लालच में आ रहा था। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फियर ऑफ बीइंग क्वेश्चनड ऑन पार्टिसिपल्स, यानी एम एमल क्वेश्चन करने वाले थे किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। और फ्रांच जो था वो न्यू नथिंग एंड फियर्ड स्कोल्डिंग, यानी वो कुछ नहीं जानता था और उसे डर था क्या, डांट खाने का, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या थी भैया, प्लीसेंट सनी वेदर, यानी प्लीसेंट सनी वेदर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम था, ठीक है।
और इसके अलावा पक्षी क्या कर रहे थे, गा रहे थे द स्वीट सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। फिर साइट ऑफ मार्चिंग प्रशियन सोल्जर्स, ये भी उसके लिए एक ऐसी चीज थी जो उसको ललचा रही थी कि स्कूल ना जाएं, ठीक है। और ऑल दीज थिंग्स टेम्पटेड फ्रांस, यानी ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही थी, उसको ललचा रही थी कि हम स्कूल ना जाएं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ज़्यादातर जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो सभी तरीके के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। क्वेश्चंस बेशक ज़्यादा हो सकते हैं, पर मैं कंप्लीटली करा रहा हूँ आपको एक बार, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकेले करा देता तो काम हो जाता आपका, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप कम से कम एक बार पूरा ज़रूर पढ़ें। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको सभी बता ही सकते हैं और मैं भी बता ही दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, 2-3 बार देखोगे आपको लगभग सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स याद हो जाएंगे। अगर पसंद आए वीडियो, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना एक बार, ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में ऐसा लगे तो। और अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसमें जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं पूरी वीडियो नहीं देखना चाहता, तो वो जाके नीचे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओनली एंड ओनली मज़े करो।